हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं डॉक्टर वेदकला यादव आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टीचर्स गोल पर। दोस्तों, जैसा आपको विदित ही है, हिंदी व्याकरण की हमारी क्लासेज आरंभ की गई हैं और प्रतिदिन ये हिंदी व्याकरण से संबंधित क्लासेज आती हैं। तो देखिए, कल का जो हमारा टॉपिक था, इसमें वह टॉपिक था शब्दकोश का। कल का जो हमारा टॉपिक था वह टॉपिक हमारा था किसका, उच्चारण स्थान का। और आज जो टॉपिक रहने वाला है वह रहेगा शब्दकोश। हिंदी में शब्दकोश कैसे देखा जाता है। इंग्लिश में डिक्शनरी तो देखना सब हर किसी को आता है, सबको आता है, लेकिन हिंदी में शब्दकोश देखना नहीं आता। दोस्तों, हम हिंदी के अभ्यर्थी हैं और हिंदी के अभ्यर्थी के लिए बहुत जरूरी है कि उसे हिंदी शब्दकोश देखना आना चाहिए। जरूरी है कि उसे हिंदी शब्दकोश देखना आए, उतना ही जरूरी है कि यहाँ से हर परीक्षा में क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं। उन क्वेश्चन का आंसर भी हम तभी सही दे पाएंगे जब हमें शब्दकोश देखना आएगा। तो हिंदी शब्दकोश देखने के लिए हमें कुछ बातों की जानकारी होना आवश्यक होता है। कौन कौन सी बातों की जानकारी अनिवार्य होती है, पहले हम उनके बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो देखो, विचार विमर्श करते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले हिंदी शब्दकोश। हिंदी शब्दकोश देखने से पहले संयुक्त व्यंजन की जानकारी आपको अवश्य ही होनी चाहिए। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं और ये जो संयुक्त व्यंजन है इनकी बनावट हमें अवश्य ही विदित होनी चाहिए कि ये क्ष किससे मिलकर बना हुआ है, त्र किन 2 वर्णों से मिलकर बना है, ज्ञ किन 2 वर्णों से मिलकर बना है और श्रय किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। यह हमें अवश्य ही विदित होना चाहिए। उसके ये हम पूर्णतः इस पर विचार विमर्श कर चुके हैं जब व्यंजन की क्लास हमारी चल रही थी, हमने व्यंजन की क्लास की। उसके बाद अगली जानकारी दोस्तों हमारे पास होनी चाहिए किसकी, र के रूप की। किसकी जानकारी होनी चाहिए, र के रूप की जानकारी भी अवश्य होनी चाहिए। र 4 रूपों में हमें दिखाई देता है। र का जो प्रयोग है ये 4 प्रकार से किया जाता है जो र के रूप कहलाते हैं। र के 4 रूप हैं। सबसे पहले आता हमारे पास रेफ रूप। हम रेफ का जिक्र करते हैं। र का रेफ रूप वह होता है जब र इस सिरोरेखा से ऊपर लग जाता है। जब सिरोरेखा से ऊपर र लगता है तो वह र का रेफ रूप कहलाता है। और याद रखिए कि सिरोरेखा से ऊपर जब र लगता है तो वो हमेशा स्वर रहित होता है, उसमें स्वर सम्मिलित नहीं होता। जैसे हम देखें कि कर्म शब्द हमारे पास में है, वर्षा शब्द हमारे पास में है, इसमें जो र है वो इस सिरोरेखा से ऊपर लगा हुआ है और सिरोरेखा से ऊपर जो र लग गया वह स्वर रहित होता है, उसमें स्वर सम्मिलित नहीं होता है। जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि कौन सा वर्ण स्वर सहित है और कौन सा वर्ण स्वर रहित है, तभी हम सही शब्दकोश देख पाएंगे। उसके बाद दूसरा रूप दोस्तों हमारे पास आ जाता है क्या, पदेन र। पदेन र की बात करते हैं तो पदेन र का जो स्वरूप होता है वो इस प्रकार का होता है। ये जैसे शब्द हमारे पास आ गया, ड्रम है, ड्राइवर है ना, ये जो शब्द हैं इनमें ये जो र का रूप लगा है ये क्या कहलाता है, ये पदेन र कहलाता है। और याद रखना, कोई भी वर्ण जब किसी वर्ण के चरणों में गिर जाता है तो गिरने वाला हमेशा पूरा होता है। यानी जो वर्ण जिसके चरणों में गिरा है तो गिरने वाला हमेशा स्वर सहित होता है। कैसा होता है, स्वर सहित। यानी र का जो पदेन रूप है उसमें स्वर सम्मिलित होता है। उसके बाद आया रडार रूप। रडार भी कहाँ लगता है, चरणों में ही लगता है। इस तरह से लगता है जैसे क्रम शब्द है, प्रेम शब्द है ना, प्रियसी शब्द है,
इन सब में जो लगा हुआ ये र है, ये कैसा है हमारा, ये रेडार रूप कहलाता है। और र का जो रेडार रूप है यह भी क्या होता है हमेशा स्वरे, ये भी स्वर सहित ही होता है। तो रेडार रूप जो है, र का जो रेडार रूप है यह भी स्वर सहित होता है, यानी इसमें भी र के अंदर क्या मिला होता है, स्वर मिला हुआ होता है। उसके बाद देखिए चौथा आता है लुंठित रूप। लुंठित रूप इस तरह से स्वतंत्र लिखा जाता है, दूसरे वर्ण के साथ मिलकर नहीं लिखा जाता, और यह भी हमेशा क्या होता है आपका स्वर सहित होता है। यानी जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें र के इस रूप का भान अवश्य ही होना चाहिए कि र के किस रूप में कौन सा रूप जो है वो स्वर सहित होता है और कौन सा रूप जो है वो स्वर रहित होता है, इसकी जानकारी हमें अवश्य ही होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, हमें संयुक्त व्यंजन की जानकारी हो गई, हमें र के रूप की जानकारी भी हो गई। इसके बाद हम देखें कि हमें और कौन सी जानकारी होनी चाहिए शब्दकोश देखने से पहले। तो इसके बाद देखो दोस्तों कि कुछ जो वर्ण होते हैं वो संयुक्त व्यंजन तो नहीं होते, लेकिन वो संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं, जिनको व्यंजन गुच्छे कहा जाता है। तो व्यंजन गुच्छे में भी हम देखें कि जो व्यंजन, ये हमने व्यंजन की क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था। व्यंजन गुच्छे जो रूप होता है व्यंजनों का, जिसमें अलग अलग व्यंजनों का संयोग पाया जाता है, उनमें उनकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। जैसे हम है को देखें, है के अंदर एक इस प्रकार का रूप आपको दिखने को मिलता है के अंदर ही एक इस प्रकार का रूप हमें देखने को मिलता है के अंदर ही आप देखते हो कि इस प्रकार का रूप भी हमें देखने को मिलता है, और है के अंदर ही हमें इस प्रकार का रूप भी देखने को मिलता है। तो इन सब के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। ये जो है इस रूप, ये रूप भी हमें है का देखने को मिलता है, और एक ये रूप भी हमें है का देखने को मिलता है। तो हम एक बार देख लें कि ये सभी जो है के अंदर हमें वर्ण दिखाई दे रहे हैं, ये क्या क्या हैं। इनका जब वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो कौन कौन से वर्ण इससे बाहर जाएंगे। देखो ये जो रूप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें है के साथ क्या है के साथ किसका संयोग है, न का संयोग है। ये जो है के चरणों में गिरा हुआ है ये क्या है, न। और हमने कहा चरणों में गिरने वाला हर वर्ण स्वर सहित होता है, पूरा होता है, और जिसके चरणों में गिरा वो क्या होता है, स्वर रहित होता है। तो इस रूप में है स्वर रहित है, और जो न है वो स्वर सहित है। इसके बाद देखो ये जो रूप हमें दिखाई दे रहा है, इसमें है तो क्या है, स्वर रहित है, और इसके चरणों में कौन गिरा हुआ है, र गिरा हुआ है, ये स्वर सहित है। इसी तरह से इस रूप की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसमें है हमारा जो है, इसके साथ किसका संयोग है, इसके साथ री स्वर का संयोग है। ये जो रूप दिख रहा है ये है के साथ किसका, री स्वर का संयोग है। तो है के अंदर री स्वर है। ये जो रूप हमें दिखाई दे रहा है ये है के साथ, है के चरणों में कौन गिरा हुआ है, यहाँ पर यह गिरा हुआ है, यानी ये क्या है स्वर रहित, और चरणों में गिरा हुआ यह है वो स्वर सहित है। ये जो रूप हमें दिखाई दे रहा है का, इसमें है के चरणों में कौन गिरा हुआ है के चरणों में मैं गिरा हुआ है। तो है तो यहाँ स्वर रहित है, और मैं कैसा है दोस्तों, यहाँ स्वर सहित है। तो है कि इस रूप का भी हमें अवश्य ही बोध होना चाहिए। इसके बाद हम देखें, इसके बाद कुछ व्यंजन गुच्छे हमें इस प्रकार से भी दिखाई देते हैं द के साथ। जैसे एक ये रूप हमें दिखाई देता है ना, एक हमें द के साथ ये रूप दिखाई देता है। एक जो है
वो द के साथ ये रूप हमें दिखाई देता है। तो इसका भी हमें अवश्य ही बोध होना चाहिए कि ये द के साथ कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं। इस रूप को अगर हम देखें तो ये द था और द के चरणों में क्या गिरा हुआ है दोस्तों, यह गिरा हुआ है। द के चरणों में यह गिरा, देखो ये रूप था द और द के चरणों में क्या गिर गया, यह। तो द तो स्वर रहित और यह है वो क्या है, स्वर सहित है। इस वर्ण की अगर हम बात करें तो देखो ये जो रूप है इसमें द के चरणों में कौन गिरा हुआ है, वह गिरा हुआ है। तो चरणों में गिरने वाला हमेशा स्वर सहित होता है और जिसके चरणों में गिरा वह स्वर रहित होता है। इस रूप की अगर हम बात करते हैं तो देखो दोस्तों ये द है और द के चरणों में यहाँ कौन गिरा हुआ है, यहाँ द के चरणों में ध गिरा हुआ है। तो ये जो द का रूप है ये द और ध का संयोग पाया जाता है। इसका भी हमें अवश्य ही बोध होना चाहिए शब्दकोश देखने से पहले कि द के ये जो रूप बनते हैं इनमें कौन कौन से वर्ण सम्मिलित होते हैं, इनका हमें अवश्य पता होना चाहिए। इसके बाद हमें और किन बातों का ध्यान होना चाहिए शब्दकोश देखने से पहले, तो देखो ये जो हमारा र के अंदर जब हम रू की मात्रा, र के अंदर जब ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो किस अवस्था में लगाई जाती है, इसका भी हमें बोध हो। एक बार छोटे ऊ की मात्रा और एक बार बड़े ऊ की मात्रा। जब छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इसको नीचे की तरफ झुकाया जाता है और जब बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ये सीधी लग जाती है। देखो दोस्तों जितने भी हमारे पास वर्ण हैं उन वर्णों में हम छोटी मात्रा को घुमाते हैं और बड़े ऊ की मात्रा को सीधा रखते हैं। ऐसा क्या कारण है कि र के साथ ये मात्रा नीचे नहीं लगती, बाकी सभी जो वर्ण हैं उनके नीचे ऊ की जो मात्रा है वो चरणों में ही लगती है, नीचे ही लगती है। र एक ऐसा वर्ण है हमारी हिंदी वर्णमाला में जिसके पास क्या नहीं पाई जाती, पाई नहीं होती। र में पाई नहीं होती, बाकी जितने भी वर्ण हिंदी में होते हैं उन सभी में क्या पाई जाती है, पाई पाई जाती है। पाई क्या होती है, पाई होती है ये। कोई आधी पाई के वर्ण होते हैं, ये जो सीधी ये जो लाइन आती है ना इसको पाई कहते हैं। कुछ वर्ण तो ऐसे हैं जिनके अंदर ये पाई पूरी पाई जाती है ना, ये पूरी पाई सहित होते हैं। जैसे ये पाई है इसके अंदर, है ना। ग की बात करें तो इसमें भी ये पूरी पाई है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें पूरी न होकर आधी पाई होती है, जिसमें आधी पाई का प्रयोग होता है। ये जो है ये आधी पाई वाले वर्ण होते हैं। लेकिन केवल र ऐसा वर्ण है जिसमें पाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जिस हिंदी की एक व्यवस्था है कि जिस भी वर्ण में पाई का प्रयोग नहीं किया जाता उस वर्ण में उ की मात्रा उसके अंदर ही लगाई जाती है, उसके नीचे नहीं लगाई जाती। तो र के अंदर ये जो रूप है ये छोटा ऊ है और ये जो रूप दिखाई दे रहा है ये कौन सा होता है, बड़ा ऊ होता है। इस बात को अवश्य ही ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद हमें और कौन सी बातों की जानकारी होनी चाहिए शब्दकोश देखने से पहले। शब्दकोश देखने से पहले हमें ये अवश्य ही विदित होना चाहिए कि जो वर्ण होते हैं, जो भी हमारे वर्ण होते हैं, कौन से वर्ण को कब स्वर रहित और कब कौन सा रूप उसका स्वर सहित होता है। तो देखो किसी वर्ण को, किसी भी व्यंजन को जब हम स्वर रहित लिखते हैं तो स्वर रहित लिखने के क्या क्या उसके तरीके होते हैं। देखो 3 प्रकार के वर्ण अभी हमने देखे। कुछ वर्ण तो ऐसे होते हैं जो इस पाई से कूदते हुए होते हैं। जैसे मैं क की बात करूं, जो क है इसमें ये पर कहलाती है क की, ये हिस्सा क का पर होता है, यानी पाई से पर वाले वर्ण। कुछ वर्ण दोस्तों हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके पास
पूरी ही पाई पाई जाती है ना, ये पूरी पाई के वर्ण हैं। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके अंदर आधी पाई के वर्ण, जिनमें जो पाई होती है वो आधी होती है, और कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनमें पाई का प्रयोग ही नहीं किया जाता। ये 4 प्रकार के वर्ण हमें हिंदी वर्णमाला में देखने को मिलते हैं। जब इन व्यंजनों को हम स्वर रहित बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दें एक बार। क्या नियम होता है इन वर्णों को स्वर रहित लिखने का? जब ये वर्ण स्वर रहित लिखे जाते हैं और जब किसी दूसरे वर्ण के साथ इनका संयोग होता है तो उस स्थिति में इनको किस प्रकार से लिखते हैं, दोनों की जानकारी हमें हो। ये जो क वर्ण है, जब हम इसे स्वर रहित लिखेंगे तो इस क की जो पर है, इस पर को काट दिया जाएगा। इस पर को काट कर इसे स्वर रहित बना देते हैं। ये जो भी वर्ण है जिनके पास पूरी पाई पाई जाती है और पाई पर ही जिन वर्णों, जो वर्ण पाई पर ही समाप्त हो जाते हैं, याद रखना जब इनको स्वर रहित लिखेंगे तो इनकी पाई को हटा दिया जाएगा। इनकी इस पाई को ही हटाकर इनको स्वर रहित बना देंगे। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनमें आधी पाई का प्रयोग किया जाता है। ये जो आधी पाई का प्रयोग किया जाता है, इन वर्णों को स्वर रहित लिखते समय इनके नीचे हलंत लगाया जाता है। हलंत लगाकर हम इनको स्वर रहित बना देते हैं। और ये जो वर्ण है जिसमें पाई मिलती ही नहीं है वो रै, इस रै को के अनेक रूप हम अभी देखकर ही आए हैं कि स्वर सहित रूप में कैसे लिखेंगे, और स्वर रहित जो रै होगा वो हमेशा आपका सिरोरेखा से ऊपर चला जाएगा। तो ये 4 प्रकार के हमारे पास वर्ण थे जिनको हम स्वर रहित लिखते हैं, तो किस प्रकार से लिखा जाए इसका हमें अवश्य ही बोध होना चाहिए। तो ये है कि जो वर्ण पाई के साथ, पाई और पर के साथ होते उनकी पर को काट दिया जाता है। जिनमें पूरी पाई होती है उसकी पाई को हटा दिया जाता है। जिसमें आधी पाई होती है उनके नीचे हलंत लगाकर स्वर रहित बना देते हैं। और है को जब स्वर रहित, रै को जब स्वर रहित बनाएंगे तो वो सिरोरेखा से ऊपर चला जाता है। तो ये था 4 प्रकार के वर्ण हमारे पास, जिनको हम स्वर रहित रूप में कैसे लिखते हैं इसका हमें बोध होना चाहिए शब्दकोश देखने से पहले। उसके बाद एक बात का और भी हमें बोध होना चाहिए, और वह जानकारी है कि ये जो रूप लिखा हुआ है, इस रूप को क्या कहते हैं, इसको अनुस्वार कहा जाता है। ये जो रूप लिखा हुआ होता है इसको क्या कहते हैं, इसको अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक, ये अनुनासिक रूप कहलाता है। और ये जो लगा हुआ होता है इसको विसर्ग कहते हैं। ये विसर्ग रूप कहलाता है। इसकी जानकारी भी हमें अवश्य ही होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारे कुछ वर्ण, विशिष्ट वर्ण, विशेष वर्ण जिनकी जानकारी हमें शब्दकोश से पहले होनी चाहिए। इसके बाद देखो, इसके बाद भी हमें शब्दकोश देखने से पहले किसी भी वर्ण का जो वर्ण है उसका विच्छेद अवश्य ही आना चाहिए। उस वर्ण का विच्छेद करना अवश्य ही आना चाहिए। विच्छेद का मतलब होता है, वर्ण विच्छेद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हिंदी में जिसको इंग्लिश में स्पेलिंग कहा जाता है, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। हिंदी में जो वर्ण विच्छेद है यह प्रक्रिया वैज्ञानिक होती है, याद रखना। यह वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से किसी भी वर्ण के अंदर से कोई भी वर्ण निकाल दें, ऐसा नहीं। वर्ण विच्छेद की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। देखो, वर्ण विच्छेद का मतलब है एक वर्ण से दूसरे वर्ण को अलग कर देना। और मुख्य रूप से तो हम अभी पीछे देखकर ही आए हैं कि वर्णों को हम कैसे अलग करेंगे। जैसे हमने देखा कि
जब इस प्रकार के वर्ण होते, इनमें से कोई वर्ण निकालना हो, इनके अंदर से जब हम किसी स्वर को निकाल देते हैं तो इस रूप में निकालते हैं। उससे पहले हमने देखा कि ये जो वर्ण है, इनमें इन वर्णों का जब विच्छेद करना हो तो ये क्या द और यह हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि कुछ स्वर व्यंजन है जिनसे स्वर को कैसे अलग करें। ये हमारे पास क है, इस क के अंदर जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसके अंदर दूसरा कोई व्यंजन तो नहीं मिला हुआ, लेकिन इसमें स्वर अवश्य ही मिला हुआ है। वर्ण विच्छेद करते समय इस स्वर को भी इस व्यंजन से अलग कर देंगे। ये जो रूप है, इसमें कौन सा स्वर है, इसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो क के नीचे तो हम हलंत लगा देंगे और इसके अंदर से क्या बाहर निकाल देंगे, ए स्वर को बाहर निकाल देंगे। याद रखना दोस्तों, वर्ण विच्छेद करते समय हर वर्ण के नीचे हलंत लगाकर ही उससे दूसरा वर्ण हम अलग करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम का की बात करें तो का के अंदर क में कौन सा स्वर है, क के अंदर आ का स्वर है, तो इस आ के स्वर को हम कैसे क में हलंत लगाकर इस आ के स्वर को बाहर निकाल देंगे। यानी कि किसी भी वर्ण में हलंत लगाने का मतलब है उस वर्ण को स्वर रहित बना देना, उससे स्वर को हमने अलग कर दिया, स्वर का विच्छेद कर दिया। ये इन वर्णों का क्या है, विच्छेद है। इसी तरह से संपूर्ण व्यंजन जो हैं उनके अंदर से उनकी 12 खड़ी की जो मात्रा है, जो स्वर हैं, उनको अलग कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वर्ण विच्छेद हमारा कहलाता है। ये सभी जानकारी, जैसे हम बात करें की देखो क के अंदर कौन सा स्वर है, यहाँ पर छोटी ई, तो क के बाद छोटी ई हम इससे बाहर निकाल देंगे। एक बात दोस्तों याद रखना वर्ण विच्छेद करते समय कि कोई भी जो व्यंजन है उसमें जब छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो वह उस वर्ण से पहले लगती है, लेकिन विच्छेद करते समय उस वर्ण के बाद लिखी जाती है। किसी भी व्यंजन में छोटी ई की मात्रा हमेशा उस व्यंजन से पहले लगाई जाती है और उस व्यंजन विच्छेद करते समय उसके बाद लिखी जाती है। केवल ई ऐसा स्वर है जो वर्ण से पहले लगता है और पहले लगता है, लेकिन जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसके बाद लिखा जाता है और बाद ही बोला जाता है। उच्चारण भी बाद में ही किया जाता है। जैसे की में पहले क और फिर ई का उच्चारण होता है और ये लिखा भी बाद में ही जाता है स्वर आपका, लेकिन जब मात्रा इसकी लगाते हैं तो ये व्यंजन से पहले लग जाती है। दूसरी बात ये भी हमें विदित होना चाहिए कि हम जब किसी भी वर्ण पर अनुस्वार लगाते हैं तो ये इस व्यंजन पर नहीं लगता, इसके अंदर सम्मिलित जो स्वर है उस स्वर के साथ लगाया जाता है। जैसे इस वर्ण का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क के साथ तो हलंत लगा देंगे और इसके अंदर जो ए का स्वर है उस ए के स्वर पर ही यह अनुस्वार लगेगा। इसी प्रकार से अनुनासिक आता है। किसी भी व्यंजन पर जब अनुनासिक लगता है तो वह उस व्यंजन के साथ विच्छेद करते समय नहीं लिखा जाता, उसमें सम्मिलित स्वर के साथ ही लिखा जाता है। किसी भी वर्ण पर व्यंजन के साथ जब हम विसर्ग लगाते हैं तो जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस व्यंजन के साथ न लगकर इसमें सम्मिलित जो स्वर होगा उसी के साथ हम इस विसर्ग का प्रयोग करेंगे। इन सभी बातों की जानकारी हमें अगर हो जाती है तो हम वर्ण विच्छेद या शब्दकोश में शब्द देखते समय गलती नहीं कर सकते, कोई त्रुटि हम नहीं कर सकते हैं। आज की क्लास में यही जानकारी मैं आपको देना चाहती थी। कल जो है वो कल की हमारी क्लास होगी, उसमें हम पहले वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे और उसके बाद शब्दकोश में शब्द का स्थान निर्धारित करेंगे। जानकारी कैसी लगी दोस्तों, एक बार अवश्य ही थंब करके बता दीजिए, फिर हम कल आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।